जैसे मन्यू पीडीएफ आप शेयर नहीं किए? क्या हुआ? पीडीएफ आप शेयर नहीं किए? पीडीएफ डेटा ओके फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट एनी क्या आर्बिट्रेरी तक वहां तक आया है हुआ? सर। फर्स्ट 4 मोमेंट तक आप कोटेशंस का भेजे, उसके मैंने बाद आधा नहीं लगता आया। है किया था, आधा जो है बाकी था। लेट से मेरे को लगता है 12-13 मई के बाद जो है वो शेयर नहीं हुआ है। क्या विल शेयर इट, रिमाइंडेड मी। ओके सर। वो तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन राइट। हमने क्या देखा था कि परम्यूटेशन क्या कहता है, अरेंजमेंट की बात करता है ना। ईच ऑफ द अरेंजमेंट व्हिच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ द नंबर्स ऑफ आइटम इज कॉल्ड परम्यूटेशन, है ना। तो हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को कैसे सीखा था? वी कंपेयर्ड इट टू अ क्रिकेट मैच सिलेक्शन टीम, राइट। कि हमने बोला था कि मान लो कि, है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन एंड ओ, है ना। हमने क्या बोला कि मान लो कि ये जो है 15 खिलाड़ी 15 मैन स्क्वाड है ना, हमारी 15 मैन स्क्वाड है ना। इसमें से 11 खिलाड़ी खेल सकते हैं, है ना। तो वो जो 11 खिलाड़ी इसमें से खेलेंगे, उनसे हम एक बैटिंग ऑर्डर बनाएंगे कि फर्स्ट ओपनर्स ये दोनों होंगे, उसके बाद एक विकेट गिरने पे ये आएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ टिल द लास्ट प्लेयर, राइट। तो ये जो बैटिंग ऑर्डर हुआ है ना, दिस बैटिंग ऑर्डर is an example of permutation, है ना। उसमें ये 3 नंबर वाला पहले पे आ जाए, है ना, वो अलग अलग बैटिंग ऑर्डर हो जाता है। ये 2 नंबर वाला 9th नंबर पे उतर जाए तो एक अलग बैटिंग ऑर्डर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इफ यू कंपेयर दिस टू अ क्रिकेट टीम सिलेक्शन और एनी स्पोर्ट्स टीम सिलेक्शन, सो जो ऑर्डर होता है जिसमें वो लोग एक के बाद एक पिच पे आएंगे, वो परम्यूटेशन का एग्जांपल है ना। परम्यूटेशन में अरेंजमेंट मायने रखता है ना। इन परम्यूटेशन each of the arrangement matters, right? Right? Each of the arrangement which can be made by taking some or all of the numbers of item. तो यहाँ पे हम all तो नहीं ले रहे हैं, 15 के 15 प्लेयर का तो हम बैटिंग लाइनअप भी बना सकते, तो हम 11 ही ले रहे हैं ना। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ लीनियर परम्यूटेशन ऑफ इनडिसिमिलर आइटम्स टेकन आर एट ए टाइम विदाउट रिपीटेशन, है ना। अगर हमारे पास टोटल n आइटम है, जैसे कि यहाँ पे हमारे क्रिकेट मैच के सिनेरियो में हमारे पास टीम कितने की बनती है? 15 लोगों की, है ना। मतलब बस जो किसी टूर पे जाती है, 15 में से 11 खिलाड़ी होंगे, तो है ना। तो n यहाँ पे क्या हो जाएगा? n हो जाएगा 15, है ना। हमें पता करना है कि हम कितने बैटिंग लाइनर्स बना सकते हैं ये 15 खिलाड़ी जो हमारे पास है। तो यहाँ पे n 15 हो जाएगा और r क्या होगा? 11 हो जाएगा, है ना। इन NCR we talk about NPR when we have n dissimilar things. So जो 15 प्लेयर हो सारे अलग अलग हैं, एक ही जैसा प्लेयर तो दो नहीं हो सकता, दो आदमी एक जैसे तो नहीं हो सकते। तो n is 15 here and taken r at a time, है ना। इन 15 में से हम सिर्फ 11 ही एक साथ ले सकते हैं। So NPR, so this will be 15 PR, है ना। और एक सेकेंड, r तो हमें पता है 11 है। अच्छा, और NPR को एक्सपेंड कैसे करते हैं? फैक्टोरियल से, है ना। फैक्टोरियल की टर्मिनोलॉजी हमने समझ ली थी लास्ट क्लास में, है ना। देख ली थी कि n फैक्टोरियल क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ n एंड ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन n, है ना।
n फैक्टोरियल क्या होता है, n इंटू प्रोडक्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन n। तो n इज इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल क्या होता है, n इंटू n से छोटे जितने भी होंगे नेचुरल नंबर्स, है ना, टिल 1। प्रियरंजन राज, सर आपका आवाज बार बार लैग हो जा रहा है। ओके, आई हैव इंक्रीज द माइक वॉल्यूम एंड इंटरनेट थोड़ा सा भी कट रहा है, लेट मी रीअरेंज। ओके, आई थिंक इट विल बी लाउडर नाउ। ठीक है, तो मैं रिपीट कर देता हूँ। हमने देखा था बाइनोमियल थ्योरम में कि n फैक्टोरियल क्या होता है, टर्मिनोलॉजी जो फैक्टोरियल की क्या होती है ना, फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर n इज प्रोडक्ट ऑफ n एंड ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन इट, है ना। तो n फैक्टोरियल n इंटू n से जितने भी छोटे नेचुरल नंबर n माइनस 1 n माइनस 2, है ना, टिल 2 and 1, उनका प्रोडक्ट होता है n फैक्टोरियल, है ना। सो परम्यूटेशन के फॉर्मूले में कैसे एक्सपेंड होता है ये, npr n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हमारा n कितना है, 15 है, 15 फैक्टोरियल अपॉन हो जाएगा क्या ये, 15 माइनस 11 फैक्टोरियल, दिस बिकम्स 15 फैक्टोरियल अपॉन, है ना। इतने टोटल जो है हमारे पास बैटिंग लाइनअप्स बन सकते हैं विद द 15 प्लेयर दैट वी हैव, राइट। ओके, now we talk about situation where few things are similar, right? So कहता है कि number of arrangements of n items of which p are of one type, q are of second type and rest are distinct, है ना। तो कहता है कि अगर p आइटम में से अगर मुझे सॉरी n आइटम है मेरे पास और p जो है एक तरीके का, q जो है अलग तरीके का है, तो मैं और बाकी जो है सब डिफरेंट है, तो मैं कितने टोटल कितने अरेंजमेंट्स बना सकता हूँ। सो इट सेज n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल माइनस q फैक्टोरियल, है ना। मान लो कि क्रिकेट वाले एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। मान लो कि हमारे पास 11 है ना, फाइनल प्लेइंग 11 जो हमारे पास मिल गया, n इक्वल टू 11 है। अब मैं बोलता हूँ कि हमारे पास कई सारी पॉसिबिलिटी हैं, है ना। या तो हम लेट्स से, और एक काम करते हैं, विकेट कीपर को अलग रखते हैं, है ना। वी वॉन्ट कंसीडर विकेट कीपर एज ऑफ नाउ। हम ये समझते हैं कि, और फॉर सिंप्लिसिटी इसको भी कंसीडर कर लेते हैं, है ना। विकेट कीपर को हम बैट्समैन में ले लेंगे। तो जस्ट फॉर द मोमेंट इग्नोर नाउ दैट वी हैव, हम अगर कॉम्बिनेशन की बात करें, है ना, कि क्या हम 7 बैट्समैन 4 बॉलर्स लें, या फिर हम 5 बैट्समैन 6 बॉलर लें, है ना। तो हमारे पास कई पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। तो हम कहेंगे सारे बैट्समैन एक तरीके के हैं और बॉलर सारे एक तरीके के हैं, है ना। तो उस केस में द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन मेक डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, आई मीन डिफरेंट पैटर्न्स, कि हाँ 7 बैट्समैन और 4 बॉलर लेके हम कितनी टीम बना सकते हैं जिसमें कि सारे बैट्समैन में ये सिलेक्ट हो रहा है, वो सिलेक्ट हो रहा है, ये खिला वो खिला, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट। एंड क्रिकेट से अगर हम कोई दूसरा एग्जांपल लें, है ना, तो हम समझ सकते हैं कि मान लो कोई एक बॉक्स है, बॉक्स में जो है टोटल लेट्स से 10 बॉल्स हैं, उसमें से 3 रेड है और मान लो कि 4 ब्लू है, एंड हमें पता करना है कि हम कितने तरीके से जो है उन बॉल्स को, अच्छा हर बॉल्स के ऊपर नंबर्ड है ना, सो द बॉल्स आर नंबर्ड।
तो अगर हम एक एक करके निकाल रहे हैं तो आप समझ रहे हो, है ना, कि तो पहले 7 नंबर वाला बॉल निकलेगा, फिर 5 नंबर वाला निकलेगा, 6 नंबर वाला निकलेगा, फिर 2, फिर 8, है ना, इस तरीके से अलग अलग पैटर्न निकल सकता है। तो इन हाउ मेनी वेज विल दैट बी पॉसिबल? 10 फैक्टोरियल अपॉन, क्योंकि 10 बॉल है हमारे पास, उसमें से 3 जो है रेड है और 4 जो है वो ब्लू है ना, और बाकी सारे अलग अलग कलर के हैं। तो हमारा हेडेक जो है अलग अलग कलर वालों से नहीं है, हमारा हेडेक क्यों हो रहा है? वो सारों की वजह से जो सेम कैटेगरी में आ रहे हैं, है ना। तो दिस इज हाउ वी कैन अरेंज देम, है ना। और अगर बोलता है कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n डिस्टिंक्ट आइटम वेयर ईच आइटम कैन बी यूज्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, है ना, अगर एक आइटम कितनी बार भी यूज हो सकता है, तो व्हाट विल बी दैट? n raised to the power r, है ना। So for example, let's say you are given a number, let's say 3, है ना, और 3, 4, 5 मान लो, है ना, और आपसे जो है बोला जा रहा है कि 3 डिजिट का नंबर बनाना है ना। तो यहाँ पे भी आपके पास 3 ऑप्शन होंगे, 3, 4 या 5 में से किसी को ले लो। यहाँ पे भी आपके पास 3, 4 या 5, है ना। या फिर कंफ्यूजन हटाने के लिए मैं कहता हूँ कि मान लो कि आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है ना, और ये सारों में से जो है आप 3, 4 या 5 में से कोई भी नंबर जो है जितनी मर्जी उतनी बार ले सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास कितने चॉइसेस होंगे? यहाँ पे आपके पास 3, यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन होंगे, है ना, जो हजार का 1000 वाला पोजीशन है। तो 1000 के पोजीशन पे आपके पास 3 ऑप्शन होंगे, फिर 100 वाले पोजीशन पे आपके पास 3 ऑप्शन होंगे, फिर दहाई की जो संख्या है 10th प्लेस, वहां पे भी आपके पास 3 ऑप्शन होंगे, और यूनिट प्लेस पे भी आपका वो 3 ऑप्शन क्या होंगे? 3, 4 या 5। 3, 4 या 5 को आप जितनी बार यूज कर सकते हो वो आपको अलाउड है। तो ये कितना हो जाएगा? n डिस्टिंक्ट आइटम 3 r एट ए टाइम, है ना। तो ठीक है, राइट। So 3 into 3 into 3 into 3, 3 to the power 4, right? So this is how these things work. And हमने परम्यूटेशन का केस देखा। अब जो है we'll talk about more about permutation after looking at combination and its definition, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन के बारे में बोलता है कि a number of arrangements of objects without repetition and order not being important, है ना। आप जितने मर्जी टीम्स को सेलेक्ट कर लो, बैटिंग ऑर्डर की बात नहीं हो रही है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम अगर यही बात करते कि ये 15 प्लेयर के स्क्वाड में से हमारे पास क्या चाहिए? 11, है ना, प्लेइंग 11 चाहिए मुझे, है ना, कि मुझे इन 15 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ी की टीम बनानी है। अभी मैं बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात नहीं कर रहा। तो ये होगा कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल। दिस सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन किस चीज का एग्जाम्पल है? सिलेक्शन का। सो सिलेक्शन, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा? एनसीआर, राइट। यस, कहता है इट इज डिफाइंड एज एनसीआर वेयर n डिसिमिलर थिंग्स आर टेकन r एट ए टाइम, है ना। 15 अलग अलग प्लेयर्स में से हम 11 ही एक बार में ले सकते हैं। सो 15 CR, राइट। वही एग्जांपल भी मैंने करवाया था कि हाउ मेनी वेज a cricket team can be selected from squad of 15 players। तो आंसर क्या है? 15C11, है ना, क्योंकि NCR में N 15 है और R
11। अच्छा, एनसीआर ओपन कैसे होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, है ना? दिस इज हाउ यू ओपन एनसीआर, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 माइनस r, सो 15 माइनस 11 क्या हो जाएगा? 15 माइनस 11 कर लेते हैं, और r फैक्टोरियल 11, है ना? So this will be the number of teams of 11 player that we can make from a squad of 15 player. 15 लोगों के स्क्वाड में से 11 प्लेयर की टीम हम इतनी तरीके से बना सकते हैं। अब आते हैं कंडीशनल कॉम्बिनेशन पे, है ना? और इसमें भी हम क्रिकेट वाले ही एग्जांपल से, क्योंकि इसको हम लेके चल रहे हैं, तो इसको भी हम उसी से समझेंगे। तो कहता है कि नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स टेकन फ्रॉम एन थिंग्स when p particular things are not taken together in any selection, है ना? कहता है कि अगर हमारे पास p टोटल थिंग्स है ना, और उनमें से हमें n थिंग्स को सेलेक्ट करना है, सॉरी टोटल n थिंग्स है और उनमें से 8 थिंग्स को सेलेक्ट करना है और p एक साथ नहीं रखते। फॉर एग्जांपल हमारे पास 15 खिलाड़ी हैं, उनमें से 11 का मुझे टीम बनाना है, लेकिन उनमें से 2 विकेट कीपर्स हैं, है ना? 2 विकेट कीपर है। अब 2 विकेट कीपर को तो मैं ले क्या करूंगा? मैच में तो एक ही अलाउड होता है, दूसरा तो वो तो फिर बॉलिंग भी नहीं कर सकता सिर्फ, है ना? उसका फील्डिंग और बैटिंग में यूज। तो कहने का मतलब ये है कि हम इन 15 खिलाड़ियों में से 2 जो है हमारे पास विकेट कीपर है, और वो 2 विकेट कीपर एक साथ हम नहीं ले सकते हैं, है ना? तो फॉर्मूला क्या होगा उसका? 15C11, और मैं आपको इसको डिकम्पोज करके बताऊंगा कि हमने ऐसा क्यों किया है इसी एग्जांपल से। 15C11, है ना? ये फॉर्मूला होता है NCR माइनस N माइनस P CR माइनस P। सो N माइनस P क्या हो जाएगा यहाँ पे? 13 CR माइनस P। तो R माइनस P, R 11 है, 11 में से 2 घटाने पे 9। अब आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला ऐसे क्यों आया, क्यों हमने घटा दिया? तो अब एक बात सुनो, हमारे पास कंडीशन क्या है कि 2 विकेट कीपर एक साथ नहीं खेल सकते, है ना? 2 विकेट कीपर एक साथ नहीं खेल सकते। अच्छा, मान लो मैं वो सारे टीम की को ले लूं, वो सारे टीम को ले लूं जिसमें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना? मैं अगर वो सारे टीम्स को ले लूं जिसमें 2 विकेट कीपर साथ खेल रहे हैं, तो हमारे पास टोटल कितने कितने पोजीशंस बच जाएंगे जी? ये टोटल कितना है? 9 है ना? तो हमारे पास 9 पोजीशंस बच जाएंगे, और खिलाड़ी कितने बच जाएंगे सेलेक्ट करने में के लिए? 15 में से 2 विकेट कीपर तो हमने पहले ही ले लिया, तो बचे 13, है ना? तो अगर हम 2 विकेट कीपर कंफर्म ले रहे हैं, एक साथ खिला रहे हैं, तो ऐसे टोटल कितने सिलेक्शन हो सकते हैं? वो होगा 13C9, है ना? क्योंकि हमारे पास 13 लोग बचे और 13 में से 9 पोजीशन बने। तो ये क्या है? एक निगेटिव केस है ना? हमने पहले सारे सिलेक्शन ले लिए और उसके बाद वो सारे सिलेक्शन सब्सट्रैक्ट कर दिए जिसमें दोनों विकेट कीपर एक साथ खेल रहे थे। तो अब हमारे पास वही सिलेक्शन बचेंगे जिसमें वो दोनों विकेट कीपर एक साथ नहीं खेल रहे थे, ठीक है? सो दिस इज हाउ कंडीशनल कॉम्बिनेशन वर्क्स, राइट? मूविंग ऑन टू सर्कुलर अरेंजमेंट, है ना? सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या आता है कि नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ n डिस्टिंक्ट आइटम्स इज n minus 1 फैक्टोरियल, राइट? सो ये तब है जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में डिफरेंस है ना? सो फॉर एग्जांपल हमारे पास लेट्स से 7 लोग हैं, है ना? 7 लोग हैं और वो टेबल पे बैठे हुए हैं, है ना? So they are like 1 2 3 4 5 6 7 people, let's say A B C D। ये हमारे पास 7 लोग हैं, है ना? तो टोटल इनको हम टेबल पे कैसे अरेंज कर सकते हैं? n minus 1 factorial। So these are 7 minus 1 factorial, which is basically 6 factorial, right?
एंड नाउ इट सेज व्हाट इफ, अच्छा हाँ, और कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर ये नॉर्मली तो लीनियर वाले केस में, जैसे लीनियरली अगर ये लोग बैठते है ना, लीनियरली 7 लोग बैठते तो ये तो क्या हो जाता है, ये तो n फैक्टोरियल होता है ना, ये n फैक्टोरियल होता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कितने, ये 7 में से किसी को बैठा सकते हो, फिर एक जो बैठ गया उसके अलावा 6 बचे, तो यहाँ पे 6 में से किसी को बैठा सकते हो। अब जो पोजीशन वैकेंट फिल हो गया है ना, 5 लोग बचे, तो उन 5 में से किसी को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है ना, तो टोटल 7 फैक्टोरियल आता है अगर लीनियरली बैठते तो। लेकिन सर्कुलर में सर ऐसा क्या हो रहा है कि n-1 हो रहा है, तो सर्कुलर में ये हो रहा है कि अगर आप कहीं से भी बैठाना शुरू करो, फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ से शुरू किया, तो क्या होगा कि यहाँ तक बैठाने के बाद है ना, यहाँ तक बैठाने के बाद अपने आप सिर्फ एक ही पोजीशन बैठता, एक ही पोजीशन बचता है ना। सो in linear arrangement you have option to make someone sit either this side or that side, but यहाँ पे क्या होगा कि लास्ट में सिर्फ एक ही पोजीशन बचता है। so you start with anyone, right? ठीक है, आप यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से यहाँ पे एक रखो या किसी को भी रखो, उससे फर्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन लीनियर अरेंजमेंट में क्या होता है कि ए अगर यहाँ है तो अलग है, यहाँ है तो अलग है, यहाँ है तो अलग है, लेकिन यहाँ पे ए यानी कि सबसे ए या बी या सी या डी कोई भी जो सबसे पहला जो पर्सन है वो एक सीट लेता है ना, उसके यहाँ या यहाँ बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उसके बाद से लोग कैसे बैठना शुरू करते हैं वो मायने रखता है ना। इसीलिए 7 में से एक पहले ही घट जाता है, या फिर अगर 5 लोग हो तो 5 में से एक पहले ही सब्ट्रैक्ट हो गया। और ये तो मैंने तब बोला जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो है वो अलग अलग है। अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कोई फर्क नहीं है, कहने का मतलब ये है कि ए बी सी डी और ए बी सी डी है ना, ये और ये अगर सेम हो गए है ना, अगर ये और ये सेम हो गए तब क्या फॉर्मूला होगा, n-1 फैक्टोरियल बाई 2 है ना, यानी कि 4-1 फैक्टोरियल बाई, सो 3 फैक्टोरियल बाई 2 क्या हो जाएगा 3 है ना यहाँ पे। और अदरवाइज अगर अलग अलग होते तो क्या होता, n-1 फैक्टोरियल होता, मतलब कि 4-1 फैक्टोरियल होता, सिंपली 3 फैक्टोरियल या फिर 6 है ना। तो समझ रहे हो, इन 6 में 3 होंगे क्लॉकवाइज वाले और 3 होंगे एंटी क्लॉकवाइज वाले, लेकिन अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम हो गया तो हम इनमें से सिर्फ 3 को ही कंसीडर करेंगे है ना, बाकी को हम इग्नोर कर देंगे। इसीलिए सिंपली आपको 2 से डिवाइड कर देना होता है, ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अगर सेम हो जाते हैं तो। नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सॉरी सम ऑफ ऑल नंबर्स फॉर्म्ड फ्रॉम गिवन डिजिट्स है ना। अगर आपको अलग अलग 5, 6, 3, 4 कुछ भी डिजिट दिया गया है और उनसे आपको नंबर्स बनाने हैं और आपको ये बताना है कि इन सारे नंबर्स को ऐड करेंगे तो कितना होगा है ना, तो बोला कि इफ ऑल द पॉसिबल n डिजिट्स यूजिंग n डिस्टिंक्ट डिजिट्स आर फॉर्म्ड, सम ऑफ all the numbers so formed are equal to n-1 factorial into sum of n digit into 111। फॉर एग्जाम्पल आपके पास नंबर गिवन है 7, 9, 2 and 4 है ना, और आपको बताना है कि इन चारों से है ना n डिजिट यानी कि 4 डिजिट नंबर ही बनाना है ना। तो ये सारे जो नंबर बने, जैसे एक बन सकता है 7, 4, 2, 9, एक बन सकता है 7 या फिर बन सकता है 9, 4, 2, 7। तो इस तरीके से जितने भी नंबर बनेंगे उन सबका समेशन अगर हमें चाहिए तो क्या होगा, n-1 फैक्टोरियल इनटू सम ऑफ दी। तो यहाँ पे सम कितना हो जाएगा जी, 7 + 9
7 + 9 16, 2 18 4 22 है ना। तो n-1 3 फैक्टोरियल इंटू सम ऑफ डिजिट 22 इंटू 1 1 1 है ना 4 बार। सो दिस इज द सम ऑफ ऑल द नंबर्स जो आप इस तरीके से बनाते आओगे इन चारों डिजिट को लेके। ठीक है, इसका मैंने बहुत डिटेल में क्लास में करवाया था, जस्ट रिवाइजिंग इट। अच्छा, रैंक ऑफ अ वर्ड, डिक्शनरी में किसी वर्ड का रैंक है ना, उसके अल्फाबेट से बने हुए सारे वर्ड में किस रैंक पे आएगा ये निकालना है ना। तो कहता है कि फाइंडिंग द रैंक ऑफ अ गिवन वर्ड इज बेसिकली फाइंडिंग आउट द पोजीशन ऑफ वर्ड व्हेन ऑल द पॉसिबल वर्ड्स हैव बीन फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द letters of the word exactly once and arranged in alphabetical order as in the case of dictionary। जैसे डिक्शनरी में होता है बिल्कुल उसी तरीके से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम जो वर्ड है उसके अल्फाबेट्स को अगर हम अरेंज करें, जितने पॉसिबिलिटी है उनको बनाएं, तो फिर कहाँ पे आएगा है ना। तो हमने एग्जांपल लिया था पॉइंट का है ना, कि पॉइंट में जो है POINT है ना, पॉइंट वर्ड में जो अलग अलग आपको अल्फाबेट दिख रहे हैं, इन सारे अल्फाबेट से जितने भी 5 लेटर वर्ड बनेंगे उसमें पॉइंट का रैंक क्या होगा, पॉइंट किस पोजीशन पे आएगा है ना, डिक्शनरी वाले ऑर्डर में है ना। तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं, इस इनमें से सबसे छोटा कौन है बड़ा कौन है वो देखते हैं। सबसे छोटा कौन है, I, उसके बाद N, उसके बाद O, उसके बाद P, उसके बाद है ना। तो I, वो सारे वर्ड जो I से स्टार्ट होंगे कितने होंगे है ना, फर्स्ट पोजीशन पे सॉरी I है, तो आपके पास 4 पोजीशन बच जाएंगे, कितना होगा वो 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 24। अच्छा, I के बाद N, वो सारे वर्ड जो N से स्टार्ट हो रहे हैं, अगर N यहाँ पे है तो आपके पास यहाँ पे कितने तरीके से आप फिल कर सकते हो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है ना, वही 4 फैक्टोरियल जैसे ऊपर था। तो दिस इज 24। अच्छा, I हो गया, N हो गया है ना, अभी भी क्योंकि हमारा वर्ड तो P से स्टार्ट होने वाला है ना, तो अभी हम और आगे बढ़ रहे हैं। O से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने होंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर से वही कहानी, 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 24 है ना। अभी तक कितना हो गया जी, 24 प्लस 24 प्लस 24 कितना हो गया 72 है ना। 72 वर्ड्स हो चुके हैं, अभी भी P से स्टार्ट होने वाला वर्ड नहीं आया, अब आएगा P से स्टार्ट हो रहा है, चौथे पोजीशन पे आ रहा है। तो अब आएगा P से स्टार्ट होने वाला वर्ड, तो P सबसे पहले पोजीशन पे है ना, एंड देन वी हैव 4 मोर। अच्छा, P के बाद सबसे डिक्शनरी में क्या आएगा, P से स्टार्ट होने वाला सबसे पहला जो वर्ड होगा उसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या आएगा, जो सबसे छोटा है इसमें से I, सो I है ना, लेकिन पॉइंट तो I से स्टार्ट होता नहीं है, तो P और I से स्टार्ट होने वाले जितने वर्ड है उनको हमें बाईपास करना है। तो P और I से स्टार्ट होने वाले कितने हैं, P और I हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1, सो दिस इज इक्वल टू 6 है ना। तो 6 वर्ड और निकल गए इसमें से है ना, 78 वर्ड्स निकल चुके हैं। अच्छा, PI हो गया। अब जो है बारी आती है किसकी, N की। PN से कितने वर्ड बन रहे हैं, PN से भी सेम 3 फैक्टोरियल ही, यानी कि 6 वर्ड और है ना। तो PN से बनेगा। अब आएगा हमारा वर्ड जो हमें रिक्वायर्ड है। सो P के बाद I हो गया, P के बाद N हो गया, अब थर्ड सबसे बड़ा अल्फाबेट कौन है, O, तो PO, और उसके बाद जो है सबसे छोटा नंबर कौन है, I, सबसे छोटा अल्फाबेट I, उससे बड़ा N और N। तो ये जो 85th वर्ड आया ना, ये 84 वर्ड के बाद ये 85th वर्ड ही
आपको रैंक दे रहा है द वर्ड पॉइंट का. दिस टेल्स यू द रैंक ऑफ दिस वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, राइट. वही हमने किया है. टू अराइव द पॉइंट we initially have to go through the words that begin with I. So I से start होने वाले word को हमने गिना, 24 आया. Then all those begin with N. N से start होने वाले word को गिना, वो 24 आया. All those begin with O. O से start होने वाले word को गिना, वो 24 आया, है ना. Each 4 factorial each. Then we can arrive at the word pi or pn. pi से 6 और pn से 6, है ना. 3 factorial both of them. So this total comes out to be 84 word और 85th word जो है वो पॉइंट है, जो वर्ड का हमें रैंक निकालना है. अच्छा, नंबर ऑफ डायगोनल, है ना. एक कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में नंबर ऑफ डायगोनल कितना होगा? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन आप लोग समझते हो ना, एन साइडेड फिगर. तो फॉर एग्जांपल 1 2 3, इसमें हमें बताना है कि कितने डायगोनल. अच्छा, डायगोनल जो है इसमें ये भी एक डायगोनल है, ये भी एक डायगोनल है, ये भी एक डायगोनल है, ये भी एक डायगोनल है ना. तो जितने बार हम एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे उतने बार डायगोनल बनेगा, एक्सेप्ट हम एक वर्टेक्स को उसके जस्ट एडजेसेंट यानी कि जस्ट बगल वाले वर्टेक्स से वो करते हैं, ज्वाइन करते हैं. तो वो सारे केस जहां पे हम एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स से ज्वाइन कर रहे हैं, है ना. तो 6 साइडेड पॉलीगॉन में क्या हो जाएगा, 6c2 माइनस, है ना. मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद हो तब भी आप कैसे इस चीज को विजुअलाइज कर सकते हैं. सो 6c - 2 और माइनस n हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर 6 साइड पॉलीगॉन है तो ऐसा 6 बार होगा कि एक वर्टेक्स दूसरे को ज्वाइन करा होगा. अगर कोई ट्रायंगल है तो ऐसा 3 बार होगा कि एक वर्टेक्स दूसरे को ज्वाइन करेगा. अगर कोई रेक्टेंगल है तो ऐसा 4 बार होगा कि एक वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स को ज्वाइन करेगा. तो वो केसेस को हमें सब्सट्रैक्ट कर देना है. यहाँ पे टोटल 6 बार ऐसा होगा कि एक वर्टेक्स जो है वो जस्ट एडजेसेंट वर्टेक्स से ज्वाइन होगा, है ना. और अच्छा, ये कॉम्बिनेशन है, तो कहने का मतलब ये है कि ये वर्टेक्स इसको ज्वाइन करे या ये वर्टेक्स इसको ज्वाइन करे, सेम थिंग है. सो ऐसा नहीं सोचना कि ये तो 6 हुआ सर और फिर ये वाला इसको भी तो करेगा, ये इसको नहीं. ये सारे साइड जो है वो एक बार. तो 6c2 - 6 जो है इससे आपको पता चल जाएगा आंसर. अब आप किसी का भी निकाल सकते हो, है ना. अगर आपको ट्रायंगल में फॉर एग्जांपल डायगोनल्स पॉसिबल नहीं है तो हम देखते हैं कि क्या उस केस में ये फॉर्मूला काम करता है. तो 3 साइडेड फिगर होता है, 3 × 3 - 3/2 क्या हो जाएगा, ये 3 × 0. रेक्टेंगल में क्या हो जाएगा, 4 × 4 - 3/2. दिस इज 2. सो 4 - 3 × 4 - 3 = 1 होगा. तो एक रेक्टेंगल में टोटल कितने वर्टेक्स बनते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला. टोटल कितने डायगोनल बनते हैं, ये और दिस, सिर्फ 2 डायगोनल. तो हम लोग जो है एक पॉलीगॉन में, एन साइडेड पॉलीगॉन में कितने डायगोनल्स बन सकते हैं वो हम निकाल सकते हैं, है ना. मिसलेनियस कुछ पॉइंट है. सो अगर हमारे पास दिस इज जस्ट फॉर नॉलेज, आपके सिलेबस का ये हिस्सा नहीं है. सो कह रहा है कि अगर हमारे पास n लेटर है ना, n लेटर्स हैं, मान लो लेटर 1 है, लेटर 2 है, लेटर 3 है और लेटर 4 है, और सबके लिए इन्वेलप है, इन्वेलप 1, इन्वेलप 2, इन्वेलप 3, इन्वेलप. कहता है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ प्लेसिंग these letters into envelopes such that no letter is placed in its corresponding envelope is often referred as de-arrangement, है ना. अगर मुझे ये श्योर करना है कि L जो है
किसी भी एनवेलप में जाए पर अपने वाले में ना चला जाए, L2 जो है सेकंड लेटर किसी भी एनवेलप में चला जाए बट इसमें ना जाए, इसी तरीके से कोई भी लेटर किसी भी अपने एनवेलप में ना जाए, इसका अगर हमें पता करना है तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डी अरेंजमेंट, इसको बोलते हैं डी अरेंजमेंट। तो दैट इज दिस, राइट। सिंपली जितने भी लेटर और एनवेलप है वो तो सेम ही होंगे, है ना। यहाँ पे 4 है तो क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे प्लस 1 अपॉन 4, है ना। दिस इज द जनरल टर्म, ठीक है। सो यू कैन फाइंड आउट, राइट। सो 4 के लिए देखो क्या है 9, तो ऐसा टोटल 9 केसेस है जब लेटर 1 को हम लेटर इसमें पुट करने के बजाय किसी और लेटर किसी और एनवेलप में पुट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड डी अरेंजमेंट, राइट। लुकिंग एट लास्ट टू फॉर्मूलास, तो कहता है कि नंबर ऑफ वेज इन व्हिच n थिंग्स मे बी अरेंज्ड taking all of them at a time where p of the things are exactly alike, q are alike and r alike, है ना। ये इसको हम लोगों ने अभी देखा था कि अगर एक बॉक्स में जो है 10 बॉल है, ठीक है, मान लो कि 3 व्हाइट है 4 ब्लू है ना, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। अच्छा यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि 3 रेड है ना। सो अगर दिया हुआ है कि टोटल 10 बॉल हैं, तो एक बॉक्स में टोटल 3 व्हाइट बॉल है 4 ब्लू बॉल है और 3 रेड बॉल है, सो 3 + 4 + 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, है ना। सो नंबर ऑफ वेज इन विच p + q + r things can be divided into 3 groups containing p, q and r things respectively, p + q + r upon p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, है ना। आपको सिंपली जितने आइटम्स हैं उसको ऐड करके उसका फैक्टोरियल और फिर जो सिमिलर है उनकी गिनती का फैक्टोरियल आपको लिख देना है, ठीक है। दिस इज एन एग्जांपल। सो एग्जांपल हम लोगों ने क्लास में किया था क्लासिफिकेशन वाला। So these are the majority of the formula that we saw in permutation combination, ठीक है। These concepts were there and अब जो है हम probability के तरफ बढ़ेंगे from the next lecture. So okay, so we'll look at probability from the next lecture.